हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है तिर्यक प्रक्षेप के बारे में, जिसमें आप लोग सीखोगे तिर्यक प्रक्षेप पथ का समीकरण। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलय के आकार का होता है या परवलयाकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के प्यारे बच्चों आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो मैं डायग्राम बना करके समझाऊंगा बिल्कुल, और जो भी लिखना होगा पूरा कंप्लीट आपको समझाऊंगा कम समय में। तो सबसे पहले जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास एक पृथ्वी का तल है। ये मेरे पास पृथ्वी का तल है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पृथ्वी का तल है और ऊर्ध्वाधर भी तल होगा, तो ये मेरा बाई अक्ष हो गया। तो ये मेरा एक्स अक्ष हो गया और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। इतना क्लियर है। अभी मैं ये पृथ्वी का तल इसे मानकर चलता हूँ और ये आपका ऊर्ध्वाधर तल हो गया। प्रक्षेप के पथ का समीकरण आपको निकालना है। अब जैसे आप कभी गेंद खेलते होंगे या मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे होंगे, या गेंद को एक दोस्त से दूसरे दोस्त को जब फेंका जाता है, यानी आप ही गेंद को फेंक रहे होते हैं, तो उसे डायरेक्ट नहीं फेंकते हैं। पहले गेंद कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। सही बात है। ये जब गेंद ऊपर गया और फिर ये गेंद कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ऐसे कुछ होता है समीकरण। तो ये जो हमारा आकृति है परवलय के आकार का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से गेंद होता है ना, हम पहले ऊपर फेंकते हैं फिर ये नीचे आता है। बिल्कुल सही है। अब देखो, यदि किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दूं, तो वो उसके बेग को बताता है। क्या बताता है? बेग को बताता है। तो यहाँ पे इसके बेग को बता दिया। यदि मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दूं यहाँ पे, तो ये भी इसके बेग को बताएगा। तो बेग की जो दिशा है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए वहीं पे वो बेग की दिशा बता देती है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं कि ये जो गेंद है टी समय पे यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक टी समय में पहुंच गया है। जो गेंद है टी समय पे यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ पर एक बिंदु दे देता हूँ पी। कौन सा बिंदु? एक बिंदु पी दे देता हूँ। और मेरे बच्चों कुछ ना कुछ यहाँ से इसकी जो ऊंचाई होगी वो कुछ ना कुछ तो होगी वाई अक्ष में। तो वाई मैंने मान लिया, स्मॉल वाई मान लो, छोटा वाई है ना, क्योंकि इधर कैपिटल वाई है। और मेरे बच्चों ऐसे ही एक्स अक्ष में भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसको मैं मान के चलता हूँ एक्स अक्ष में इसका जो है दूरी एक्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि मैं कह दूं कि जब ये फेंका गया वो थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया। कितना कोण बनाते हो? थीटा कोण। तो फिर ये जो बेग है इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जो हमने बेग माना है, कहीं भी बात करें, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, इस बेग को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जैसे हम एक्स अक्ष में लिखेंगे तो यू कॉस थीटा लिखेंगे, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे। और इसकी मैं बात करूँ तो यू साइन थीटा होगा, और ये जे के फॉर्म में होगा, जे कैप होगा। कैसे, ये भी मैं समझाता हूँ। जैसे मैं यदि इस प्रकार से एक आकृति बनाऊं, इस प्रकार से, तो ये बेग को रिप्रेजेंट करता है ना, ये बेग को। अब यहाँ से मैं लंब डाल दूं, यहाँ पे कोण थीटा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। और मैं एक बिंदु दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर बिंदु ओ है और यहाँ पर बिंदु मैंने पी लिया ही है मेरे बच्चों, और जैसे लंब है, और यहाँ पर कोई भी दे देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, जैसे एस है। अब मैं यदि कह देता साइन थीटा, तो आप कहते कि सर लंब ये पी एस है। क्या है? पी एस है। बट ये कर्ण ओ पी है। तो जब मैं पी एस बराबर कहता तो आप कहते ओ पी साइन थीटा। क्या बोलते? ओ पी साइन थीटा। और ओ पी का जो मान है, ओ पी का मान जो है यू है। क्या है? यू है। तो फिर आप कह देते कि जो पी एस बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा आ जाएगा। यानी लंब को हमने मान लिया यू साइन थीटा, इसीलिए जो लंब है यू साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार से आप आधार को यू कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मैं कहता कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला बताओ, तो कॉस थीटा का फार्मूला सिंपल है, आधार आपका ओ एस हो गया बटा कर्ण ओ पी हो गया। और जब मैं यहाँ से ओ एस का मान निकालता तो कितना हो जाता? ओ पी कॉस थीटा, या ओ पी कॉस थीटा। जो ओ पी का मान है कितना है मेरे बच्चों? यू है, तो यू कॉस थीटा। इसलिए हम जो प्रारंभिक बेग यू है इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब कुछ जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। तिर्यक प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण है वो परवलय का समीकरण है, या प्रक्षेप का पथ जो है परवलय के आकार का है या परवलयाकार होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर वही चीज लिखेंगे जो हमने डायग्राम में बनाया है, कि माना एक प्रक्षेप को जमीन पर से स्थित बिंदु ओ से, हमने बिंदु ओ लिया है,
क्षैतिज दिशा पे, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, ये जो क्षैतिज दिशा है इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर ही फेंकेंगे, जैसे हमने कहा कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो गेंद फेंकते हो तो ऊपर फेंकते हो, तो पहले वो ऊपर की ओर जाता है धीरे धीरे करके, फिर वो नीचे की ओर आता है। चीजें क्लियर है? तब ये जो थीटा है वो प्रक्षेप कोण कहलाता है। बिंदु O को मूल बिंदु मानते हुए क्षैतिज दिशा में x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में y अक्ष खींचा जाए तो जो वेग है प्यारे बच्चों u, इसको हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ux बराबर u cos थीटा क्षैतिज दिशा में प्यारे बच्चों, और जो आपका uy है u sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने इसके साथ ही समझा दिया था। तिर्यक प्रक्षेप के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है, इसलिए मैं कोशिश किया कि आपको समझा दूं। मैंने आपको क्या समझाया फिर बच्चों कि मान लीजिए मेरे पास कोई प्रक्षेप है। प्रक्षेप क्या है? जिसे फेंका जाता है, जैसे आप गेंद को फेंक रहे हैं तो एक प्रकार का प्रक्षेप है। प्रक्षेप को क्षैतिज के साथ, ये जमीन का तल है, ये क्षैतिज है, ये मूल बिंदु O है, O पर है ना, थीटा कोण बनाते हुए इसे फेंका जाता है। ये जो थीटा है उसे हम कहते हैं फिर बच्चों, क्या बोलते हैं? प्रक्षेप कोण। प्रक्षेप द्वारा निर्मित कोण को हम प्रक्षेप कोण कहते हैं। सिंपल है। जो हमारा वेग है इसको हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है? u cos थीटा x के दिशा में, क्षैतिज दिशा में, u sin थीटा आपका हो जाएगा किसमें? ऊर्ध्वाधर दिशा में। ये डायग्राम भी बना है आपका विधिवत, जो मैं आपको समझा रहा था वही डायग्राम यहाँ पे है कि यदि ये बिंदु O है तो यहाँ पर O डैश कर दिया, यहाँ पर एक बिंदु दे देता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु P है मान के चलता हूँ, और जैसा भी आपको बनाना तो बना सकते हैं। ये भी डायग्राम ही है, बिल्कुल चिंता ना करें। चीजें क्लियर है? इतना समझ में आ गया कि तिर्यक प्रक्षेप कैसे भाई इसको दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए अब फिर से आगे समझो कि माना समय t पर प्रक्षेप बिंदु P पर पहुंच जाता है। मैंने आपको समझाया, फिर से एक डायग्राम बना, बिल्कुल चिंता ना करें, ये पूरे नोट्स हैं। आपको नोट्स इसीलिए तो कहता हूं, मात्र 100 रुपीज चार्ज है। 968529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपए में आप बेहतर नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर t समय पे ये बिंदु O से P तक पहुंचा है, ठीक है। यहाँ पर जो विस्थापन है वो मेरे बच्चों x अक्ष में x है और y अक्ष में y है, ठीक है। यही चीज मैं लिखा हूं कि माना t समय पर प्रक्षेप जो है बिंदु P तक पहुंच जाता है, जहां पर क्षैतिज विस्थापन x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है, तब प्रक्षेप गति के दो गतियों का संयोग माना जा सकता है। कैसे दो गति? क्यों? देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ये चीज क्लियर है। हाँ, ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर गति भी है। अच्छा, और अपने मूल बिंदु से क्षैतिज की ओर भी देखो, यहां से कहीं यहां तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं क्षैतिज में भी गति कर रहा है। देखो ऊर्ध्वाधर एकदम सीधा ऊपर चला जाए तो केवल सिंगल एक गति कहलाएगा, या कि जमीन से बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ जमीन के मतलब जैसे आप बैट के माध्यम से गेंद को खेलते हैं तो फिर वो सीधे जमीन से टच करते हुए जाता है तो फिर वो आपका क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर में जा ही नहीं रहा। लेकिन जब आप गेंद को फेंक रहे हैं तो पहले वो ऊर्ध्वाधर में गया और फिर जाकर दूसरे बिंदु पर गिरा, तो वहां पे क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। जब आप किसी गेंद को फेंक रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊपर भी जाता है और अपनी मूल स्थिति पे न जाकर अन्य बिंदु पर जाकर गिरता है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्ध्वाधर भी गति कर रहा है और क्षैतिज भी गति कर रहा है। इसलिए जब भी प्रक्षेप में कोई यानी ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाता है, प्रक्षेप को फेंका जाता है, तो उसमें दो प्रकार की गति होती है, एक ऊर्ध्वाधर गति भी और एक क्षैतिज गति भी। इतना क्लियर है? ये डायग्राम आपको बराबर काम आएगा, है ना। ये भी डायग्राम आपको काम आएगा, जो भी मैंने डायग्राम समझाया वही चीज है। यहाँ पर फिर बच्चों मैंने y कहा, y है x u sin थीटा, यहाँ पे u cos थीटा है। दो घटकों में मैंने वियोजित कर दिया। इतना यदि क्लियर है तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्षैतिज गति की बात करते हैं। क्षैतिज गति में क्या होगा प्यारे बच्चों? इस गति में प्रारंभिक वेग ux u cos थीटा है। क्षैतिज गति में मैंने कहा कि ये मैं मान के चलता हूं ये वेग है प्यारे बच्चों। तो जब ये पहले मैं दोनों की बात करूंगा, पहले क्षैतिज गति की बात करूंगा फिर ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज में आपको क्या लेकर चलना है? क्षैतिज का x अक्ष का लेकर चलना है, और जब आप ऊर्ध्वाधर की बात करोगे तो ऊर्ध्वाधर में आपको y अक्ष को लेकर चलना है। चीजें क्लियर? समझना, थोड़ा सा समझना, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, अलग से समझा देता हूँ क्षैतिज गति के लिए। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लास्ट में मैं आपको समय दे दूंगा, चिंता ना करें। क्षैतिज गति, ठीक है, देखना थोड़ा समझिएगा। क्षैतिज गति में मैं आपसे कहूं कि ux बराबर कितना होगा तो आप कहोगे सर u cos थीटा होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। u cos थीटा हो गया। अच्छा, ax बराबर 0। कभी भी क्षैतिज गति में गुरुत्व त्वरण नहीं होता। पृथ्वी के कारण जो त्वरण है ऊर्ध्वाधर में होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन क्षैतिज में कभी भी नहीं हो सकता। क्षैतिज के लिए त्वरण होता ही नहीं है, शून्य हमेशा मानकर चलना। अब विस्थापन कितना हो जाएगा?
तो समीकरण द्वितीय से लेकर चलना है। समीकरण x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये कहां से आ गया सर? इसमें भी दिक्कत हो गया। गति का द्वितीय समीकरण मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो s जो है विस्थापन है, तो x अक्ष के लिए ले रहे हैं, इसलिए x यहां पर हम विस्थापन लेकर चल रहे हैं। x अक्ष के लिए ले रहे हैं, इसलिए x विस्थापन लेकर चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। 1/2 axt स्क्वायर। अच्छा x है मेरे बच्चों, तो x रहने दो, है ना। ux बराबर u cos थीटा, सही बात है, u cos थीटा। 1/2 त्वरण हमारा 0 है, खत्म कहानी। तो ये तो पूरा खत्म, u cos थीटा t है यहाँ पे। तो x बराबर कितना बचेगा? u cos थीटा t। ये 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि 0 मान रख दिए तो 0 ही कर देगा। अच्छा यहां से मैं, ये t है तो t रहने दो ना भाई साहब, यहां से मैं t का मान निकाल सकता हूं, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बटा u cos थीटा, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज पूरा मैंने लिख कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। देखो स्क्रीनशॉट लो इसको बेहतरीन रूप से। कंप्लीट है, समझ में आ गया। ये डायग्राम पे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जब मैं वस्तु को फेंकता हूं तो इस पे दो प्रकार के, भाई एक ऊर्ध्वाधर जाएगा तो सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन ये टेढ़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्षैतिज में भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर। ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर है, और भाई अपने बिंदु से और एक्स अक्ष में चल रहा है तो कहीं ना कहीं क्षैतिज भी है। तो पहले मैंने क्षैतिज की बात करी और यहां से टी का मान निकाल लिया। चीजें क्लियर है। अब मैं बात करूंगा किसके लिए? अब मैं बात करूंगा फिर बच्चों ऊर्ध्वाधर के लिए। क्षैतिज में कंप्लीट है, समझ में आ रहा है। देखना जरा, ऊर्ध्वाधर की मैं बात करता हूं। ऊर्ध्वाधर हेडिंग लगाओ आप, ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति बहुत सिंपल है। ऊर्ध्वाधर गति में u को मैंने माना कि u बाई जो है u साइन थीटा के फॉर्मेट में है। और फिर बच्चों जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा हो या प्रक्षेप ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण होगा, और ये जो त्वरण है वो माइनस जी होगा। गुरुत्व भी त्वरण को जी से दर्शाते हैं। और ऊपर की ओर माइनस क्यों लेकर चला कि जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो उसके त्वरण में कमी आएगी, है ना, तो मंदन कहलाता है, क्योंकि धीरे धीरे जाकर के वो रुक जाएगा। आप खुद ट्राई करना, गेंद को जब आप ऊपर फेंकते हो तो गेंद पहले तेज वेग से चलेगा, धीरे धीरे जाकर के ऊपर रुकेगा और कहीं पे कहीं ना कहीं उसका वेग शून्य होगा और फिर वो नीचे आएगा। भाई वेग शून्य होगा तभी तो फिर से नीचे आएगा। जैसे मैंने कहा ये वस्तु यहां से गया, यहां तक एक निश्चित चरम सीमा तक पहुंचा और यहां पर वेग शून्य हुआ, फिर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ गया, तो गुरुत्व भी बल लग रहा है। तो जब ऊपर की ओर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं इसलिए तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो भाई साहब वहां पर माइनस हो रहा है, त्वरण में कमी आती जाती है, और फिर जब नीचे की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए जब ऊर्ध्वाधर की बात करूंगा, ऊपर की ओर बात करूंगा, तो माइनस जी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। अब समीकरण बाई अक्ष के लिए लेकर चलना है, तो गति का समीकरण s बराबर यू टी, तो s की जगह बाई, क्योंकि विस्थापन बाई है, देखो ना विस्थापन बाई है, तो बाई बराबर हो जाएगा u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। चीजें क्लियर है। y है तो y, u बाई का मान हो जाएगा u साइन थीटा, और t का मान रख दो समीकरण 1 से, t का मान अगले बार रख देते हैं, 1/2 हो जाएगा, और मेरे बच्चों g का हो जाएगा माइनस a बाई का मान हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, ये भी चीज क्लियर है, टी स्क्वायर हो जाएगा। यदि इस माइनस कारण यहां पर माइनस लगा दूं तो बिल्कुल लगा सकता हूं, साइन थीटा। टी का मान कितना है? टी का मान आपका है x बटा यू कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा 1/2 जी। टी का मान कितना है? x बटा यू कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे चलो, u बराबर कितना हो जाएगा? u साइन थीटा, u से u काट दिया जाए तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे x, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस है 1/2 जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। वर्ग लगा इसलिए वर्ग कर दिया हमने। आप 10th में पढ़े हैं साइन बटे कास का होता फॉर्मूला tan थीटा, और समझ में ना आए तो कोष्टक में लिख देता हूं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये फार्मूला भी भाई साहब यदि याद ना हो तो कर लो याद। ठीक है, चलिए आगे देखो जरा, यहां पे मैं इसको अरेंज करता हूं, तो 1/2 हो जाएगा, और यू स्क्वायर है ही है तो यू स्क्वायर हो जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर भी भैया जी है तो गुणे में जी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा अरेंज करना इसको खतरनाक होता है, लेकिन इसको अरेंज कुछ इस प्रकार से करना है, एक्स tan थीटा, और ऐसा करो अरेंज कि जी बटा
2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों इसको ऐसा अरेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसे फॉर्मेट में बनाना है, इसे फॉर्मेट बनाना है। कैसे फॉर्मेट सर, x की जगह x रहने दो, लेकिन यहां पर इसको मैं bx ax कर दूं कि bx, यहां पर ax कर देता हूं ax और यहां पर bx स्क्वायर। ऐसा क्यों कर लिए? अरे हम मान रहे हैं भाई, a बराबर tan थीटा तो रखें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। वह हम b बराबर क्या मान लिए हैं, g बटा 2u² cos स्क्वायर थीटा। यही चीज तो माने और कुछ नहीं माने, माना तो मान के चलें। इतना क्लियर हो गया। अब स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा आपको, है ना, दिक्कत होगी। चलो स्क्रीनशॉट के लिए बेहतर रूप से मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीटली लिख लिया था पहले से, ताकि आपको कम समय में समझा सकूं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिख दिया हूँ कि समीकरण 1 से मान रखने पर, ताकि विधिवत आप लोग कर सको। ठीक, ये मेरा समीकरण आ चुका है यहाँ पे y बराबर, ठीक है, जहां पर a बराबर tan थीटा माना, b बराबर g बटा ये, यही परवलय का समीकरण है। और क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलय के आकार का होता है। तो बिल्कुल आप सिद्ध कर सकते हैं। अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलय के आकार का होता है। उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।